हेलो एवरीवन। तो गाइज आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बढ़िया हैं। और इससे पहले वाला जो लेक्चर आया था एम्पियर का नियम या एम्पियर का परपति नियम, उसे आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अगर देखे होंगे तो आज की जो लेक्चर होने वाली है वो लेक्चर आप लोगों के लिए बेहतरीन और एकदम आसान सा हो जाने वाला है। तो गाइज चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का इस चैनल पर, प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप दोस्तों के साथ आज की वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और चलते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज लेक्चर क्या है? आज एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग सीखेंगे कि आखिर एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, एम्पियर के नियम से क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला अनुप्रयोग रहने वाला है सीधे धारावाही चालक के कारण, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग एम्पियर के परिपथी नियम से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले एम्पियर का परिपथी नियम हम लिखते हैं। गाइस जिनको एम्पियर का परिपथी नियम कल इससे पिछले वाले लेक्चर में देखे होंगे उनको आज जरूर पता होगा कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या था। तो हमने आपको पहले बताया था एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है कि किसी बंद परिपथ से होकर जो, या हम कह सकते हैं कि किसी बंद परिपथ से कुल चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन B इंटू डीएल, ये चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन कहलाता है। तो किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन उस पथ से होकर गुजरने वाली धारा और निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है म्यू नॉट अपान आई। इसे ही एम्पियर का नियम कहते हैं। और आज हम लोग इस नियम का अनुप्रयोग सीखेंगे, आखिर ये नियम कहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। तो गाइस चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एकदम बेहतरीन रहने वाला है, एकदम आसान भाषा में हम लोग इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक को, इस लेक्चर का मतलब समझना होगा कि आज के लेक्चर का मुद्दा क्या है। आज के लेक्चर का मुद्दा ये है कि कोई सीधा धारावाही चालक लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ये मान लेते हैं कि ये कोई सीधा धारावाही चालक हो गए। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो होने वाले क्या हो गए? आई हो गए। मान लिए कि कोई सीधा धारावाही चालक हो गए जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने बताया है, हमने पढ़ाया है और आपने पढ़ा है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बताया है कि नहीं बताया है? बताया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको पता भी होना चाहिए कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कहाँ ना भूख ना लगी, खाना ही बनवा, खाना बना रहे लेकिन मिठाई कहाँ? मिठाई 10 भी हम कहीं बेकार है ना हो गई सूल। अबे आज चाय वहीं की देना, चाय वहीं देना, चाय पैसा नहीं में देगी ले हम आई ले आवा टोस लिया दे, टोस खाई ले। हाँ हम ना खा, तू ले खा ले, हम खाए। ठीक, हमने क्या कहा कि ये कोई चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं इस तार के, ध्यान समझिएगा, इस आई को हम लोग यहां पर दिखाते हैं। इस तार के मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बात समझ में आया? चलिए उसको लिखते हैं, जो हमने वहां बनाया वो लिखते हैं। एक बिंदु P, एक बिंदु क्या है? P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र
जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। चले तो भाई यहाँ हम लोग एम्पियर का नियम लगाएंगे। एम्पियर का नियम लगाने के लिए हमको पता है कि जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है उस पे हम लोग एक बंद पथ का निर्माण कर लेते हैं, एक बंद पथ की कल्पना कर लेते हैं। तो गाइस इस बिंदु P पर एक बंद पथ का हम लोग एक बंद पथ का निर्माण कर देते हैं। ध्यान समझिएगा, एम्पियर के नियम को लगाने के लिए जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना रहता है उस बिंदु पर एक बंद पथ का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस पे एक बंद पथ का क्या कर दिए, निर्माण कर दिए। गाइस चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले जो चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है उसमें हम लोग समझ लेते हैं कि उसकी जो दिशा है वो किधर है। तो हमने गाइस आपको एक नियम बताया है जिसे हम लोग कहते हैं सीधे हाथ का नियम, सीधे दाहिने हाथ का नियम या कह सकते हैं, या सीधे हाथ का नियम कह सकते हैं, या हमने एक बताया था अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इस पिछले वाले लेक्चर में हमने एक बताया था दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, या तो हम कह सकते हैं उसे हमने बताया था भैया, एक मिनट के लिए आप ध्यान से आइए समझते हैं हम लोग कि इस पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। तो हम दो विधि से आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकते हैं, 2-3 विधि है, आप ध्यान से समझिए। हमने क्या कहा, यदि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से निकालना होगा तो ये जो आपका तार है, ये जो आपका तार है, उस तार को हम ये समझ लेते हैं ये हम लोग का मार्कर ही तार हो गया इस समय। तो यदि हम किसी तार को इस प्रकार पकड़ें, यदि हम किसी चालक को इस प्रकार पकड़ें कि इस चालक में जो बहने वाली धारा है वो ऊपर से नीचे की तरफ हो, जो चालक में जो धारा बह रही है वो ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार प्रवाहित होती हो, तो यदि अंगूठा हम कहें चालक को इस प्रकार पकड़ें कि ये अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे, ये अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां क्या बताती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। अर्थात ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो किसको बता रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही हैं। तो इमेजिन कीजिए कि यदि हम इस चालक को ऐसे पकड़ लें तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां इस प्रकार बता रही हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका ये ऐसे 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 की तरफ है, ऐसे। तो ध्यान से समझिएगा, ये तो एक नियम हो गया। फिर हमने बताया था सीधे हाथ का नियम। सीधे हाथ का नियम क्या कहता है कि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस तरफ आप दाहिने हाथ की अंगुलियों को फैला दो। हमने क्या कहा, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु पर, उस बिंदु की ओर दाहिने हाथ की अंगुलियों को फैला दो। चलो फैलाते हैं ध्यान से, और अंगूठा धारा की दिशा में कर दो। अंगूठा किसकी दिशा में, धारा की दिशा में। तो चलो देखो, ये दाहिने हाथ की अंगुलियां और ये अंगूठा धारा की दिशा में हो गई। फिर से ये दाहिने हाथ की अंगुलियां उस बिंदु P की ओर है जिस पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और ये अंगूठा धारा की दिशा में है। तो ये हथेली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके अंदर की तरफ है। अर्थात कहने का मतलब है इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा है वो इस प्रकार है। और ध्यान से समझिएगा, ये हो गई B और ये बिंदु P आपका था, और ये अल्पांश भाग जो लिए थे DL, अल्पांश भाग DL। तो ध्यान से समझिए, जिस दिशा में DL है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र B है। जिस दिशा में DL है उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र B है। तो B और DL के बीच का कोण 0 हो गया। B और DL यहां लिख देते हैं, B और DL के जो बीच का कोण है वो थीटा कितना हो गया, 0। इतनी बात समझ में आया है तो कुछ नहीं है, डेरिवेशन समाप्त हो गए हैं। अब समझ लीजिए। चले तो एम्पियर का नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एम्पियर का नियम। एम्पियर के नियम से, क्या, एम्पियर के नियम से। एम्पियर का नियम क्या पढ़े थे,
क्या पढ़े थे? रेखी समाकलन b इंटू डी एल, क्या रेखी समाकलन b इंटू डी एल इक्वल टू पढ़े हैं म्यू नॉट अपॉन आई, यही पढ़े हैं, यही एम्पियर का नियम है। तो चलिए इस पक्ष को हल करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं रेखी समाकलन b इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? b इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। इस पक्ष को लिखते चलते हैं, म्यू नॉट आई हो गए। ठीक, अब यहाँ जो थीटा है वो थीटा कितना है? 0 है। थीटा क्या है? 0 है। तो यहाँ जब थीटा आपका 0 हो जाएगा, जब थीटा 0 हो जाएगा तो ये cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो आपके सामने क्या बचा? रेखी समाकलन b इंटू डी एल कॉस थीटा अर्थात cos 0 अंश का मान 1, तो क्या मिल गए? म्यू नॉट आई हो गए। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अब बताइए, b का समाकलन होने वाला नहीं, b को कर देंगे बाहर, b को किसको कर देंगे? बाहर। अब बताओ, चलो इधर देखो, b को हमने किया बाहर, तो रेखी समाकलन dl बराबर आ गए म्यू नॉट आई। रेखी समाकलन dl बराबर कितना आ गया? म्यू नॉट आई। आइए इस पक्ष को हम लोग इधर की तरफ समझते हैं। तो आप बताओ, ये जो dl है उसका समाकलन, जो dl है इसका समाकलन हम लोग अब कई बार कर चुके गाइज, कि ऐसे ऐसे एक dl नहीं, ऐसे ऐसे कई dl होंगे, dl के कई खंड होंगे और कई खंड मिलके वृत्त की परिधि का निर्माण करते हैं, अर्थात पूरे वृत्त की परिधि के बराबर ये dl हो जाते हैं। तो dl का समाकलन 2 पाई r के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर गाइस, ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ हम लोग उपयोग में ला रहे हैं। ये चीज़ क्या उपयोग में ला रहे हैं कि हम जानते हैं रेखी समाकलन dl बराबर क्या होता है? 2 पाई r। रेखी समाकलन dl बराबर क्या होता है? 2 पाई r। तो यहाँ रेखी समाकलन dl के स्थान पर रखते हैं, तो b क्या आ जाएगा? ध्यान समझिए, इधर ध्यान से। अब ये b आ गया इनटू ये इतने का मान 2 पाई r के बराबर है। 2 पाई r बराबर कितना है? म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई आपको क्या ज्ञात करना है? आपको चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। तो इस पक्ष को इधर की तरफ भेज दीजिए, तो B बराबर क्या आ गया? म्यू नॉट आई बटे 2 पाई r। म्यू नॉट आई अपान क्या आ गया? 2 पाई r। ये आपका जो चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना था बिंदु P पर, जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था वो चुंबकीय क्षेत्र B कितना आ गया भैया? म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r। जहां म्यू नॉट क्या है? निर्वात की आपकी चुंबकशीलता है। I क्या है? प्रवाहित होने वाली धारा है। ये I क्या है? ध्यान से समझिएगा, ये I आपका धारा है। R क्या है? त्रिज्या है। R क्या है? त्रिज्या है। और ये म्यू नॉट क्या है? चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। चलिए पुनः एक बार इनको फिर से समझते हैं। बात क्या हो रही थी? धारावाही, कोई एक धारावाही चालक है, एकदम सीधा है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि ये कोई सीधा धारावाही चालक है जिसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I एम्पियर की है, जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I एम्पियर की है, और जिसका मध्य बिंदु O है। O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं जिस पे चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। तो उस बिंदु P पर एक अल्पांश भाग मान लेते हैं dl, उस बिंदु P पर एक अल्पांश भाग मान लेते हैं dl, और dl किसका अल्पांश भाग है? ये वृत्ताकार पथ का, इस वृत्ताकार पथ का एक अल्पांश भाग dl है। तो उस dl, जो वो dl है, उस पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो जिस दिशा में dl है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात वहाँ थीटा बराबर क्या हो गए? 0 हो गए। वहाँ थीटा बराबर क्या हो गया? 0। तो हम लोगों ने इस बंद पथ के लिए, इस बंद पथ के लिए एम्पियर का नियम लगाया। तो एम्पियर के नियम से बंद परिपथ के लिए एम्पियर का नियम क्या है? रेखी समाकलन b इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब हमने इस पक्ष को हल किया और उस पक्ष को साथ में लेके चले गए। तो ये पक्ष क्या था? ये तो चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन है, और ये चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो होता है b इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम लोगों ने, इस वाले पक्ष को हमने ये पक्ष लिखा।
तो यहाँ थीटा क्या था, 0 था, यहाँ थीटा क्या था आपका 0 था, तो थीटा बराबर जब 0 हुए तो cos 0 की कहानी समाप्त हुई। रेखीय समाकलन b इंटू डी एल इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई। यहाँ से हमने क्या किया, b को बाहर किया क्योंकि b का समाकलन होने वाला नहीं था, b एक नियतांक था वहाँ पर, तो b को बाहर करके रेखीय समाकलन इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हमने पढ़ा था कि जो डी एल है वो पूरे वृत्त का एक छोटा सा भाग है। जब डी एल का समाकलन करेंगे तो छोटे छोटे डी एल मिलकर वृत्त की परिधि का निर्माण कर देंगे, तो अर्थात इसका समाकलन 2 पाई आर के बराबर हुआ। तो हमने यहाँ पर 2 पाई आर रखा, तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो आपको क्या ज्ञात करना था, तो आपको ये ज्ञात करना था कि चुंबकीय क्षेत्र b का मान, तो इस 2 पाई आर को इधर की तरफ भेज दिए, तो भाई b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई, उसके बाद अपान 2 पाई आर। तो गाइज आज की लेक्चर में एम्पियर का जो ये पहला अनुप्रयोग था वो हमने बता दिया, और उम्मीद है गाइज कि सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट रह भी गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एम्पियर के दूसरे नियम के अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए वीडियो दिखे, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।